हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 17 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्राची प्रथम का खाना लेकर रूम में जाती है और देखती है प्रथम अभी भी सो रहा था। प्राची ने प्रथम को देखकर कहा, ये जनाब है, दूसरों की नींद हराम करके खुद आराम से सो रहे हैं। प्राची प्रथम को एक नज़र देखकर एक बुक लेकर बालकनी में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद प्राची को रूम में किसी चीज के गिरने की आवाज आती है तो प्राची जल्दी से रूम में आकर देखती है कि प्रथम के हाथ से वहां रखा गिलास गिर गया था। प्रथम उठ गया था। वो पानी का गिलास उठा रहा था लेकिन वो गिर गया था। प्राची ने प्रथम के पास आकर कहा, रुको मैं पानी देती हूँ। तो प्रथम ने मना करते हुए कहा, रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। प्रथम का नशा काफी हद तक उतर चुका था। प्राची ने प्रथम के पास आकर कहा, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं दे देती हूँ तो तुम नखरे क्यों दिखा रहे हो। तो प्रथम ने कहा, प्राची प्लीज, इस वक्त मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। तो प्राची ने कहा, मैं कौन सा तुमसे बहस करना चाहती हूँ, मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ। तो प्रथम ने कहा, प्लीज तुम हेल्प भी मत करो, मुझे अभी तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर प्रथम वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो प्राची ने प्रथम के पास आते हुए कहा, प्रथम मेरी बात तो सुनो। इतना बोलते ही प्राची की चीख निकल जाती है क्योंकि ग्लास टूटने की वजह से वहाँ कांच पड़ा हुआ था। प्राची की चीख सुनकर प्रथम की नज़र उसके पैरों पर जाती है तो प्रथम ने जल्दी से प्राची को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, देखकर नहीं चल सकती क्या। और फिर प्रथम प्राची को बेड पर बिठा देता है। प्रथम ने प्राची के पैर से कांच निकालते हुए कहा, प्राची इतनी लापरवाही सही नहीं है, ध्यान दिया करो चीजों पर। तो प्राची ने कहा, अगर मुझे इतना ही ध्यान देना आता तो तुम नाराज नहीं होते। फिर प्राची ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी प्रथम, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। प्रथम प्राची की ड्रेसिंग करते हुए उसकी बात सुन रहा था। तभी प्राची ने फिर से कहा, प्रथम मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही कभी था। प्राची की बात सुनकर प्रथम के हाथ रुक जाते हैं। वो प्राची की तरफ देखने लगता है मानो पूछ रहा हो कि वो कहना क्या चाहती है। तो प्राची ने कहा, वो मैं बस तुम्हारे मजे ले रही थी, मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही था। मेरे घर के पीछे वाला घर तो कब का खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं रहता। प्राची अपनी बात बोल ही रही थी तभी प्रथम एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। प्राची बस आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। तभी प्रथम ने कहा, क्या कहा तुमने, तुम मेरे मजे ले रही थी, तुम्हें पता भी है मुझे कैसा फील हो रहा था, कल से कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे कि क्यों मैं तुम्हारी लाइफ में आने वाला पहला लड़का नहीं हूँ, जबकि तुम मेरी लाइफ में आने वाली पहली लड़की हो। तुम बोल रही हो कि तुम मेरे मजे ले रही थी, तो अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर प्रथम बिना पल गवाए अपने होठों को प्राची के होठों पर रख देता है, उसे किस करने लगता है। प्रथम की ये किस काफी वाइल्ड थी। इस किस से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था क्योंकि वो प्राची को किस कम काट जाता रहा था। वहीं प्राची तो बस प्रथम को ही देखी जा रही थी। उसने प्रथम को खुद से दूर नहीं किया था। लगभग 20 मिनट बाद जब प्राची को सांस लेने में तकलीफ होती है तब जाकर प्रथम उसके होठों को छोड़ता है। प्राची के होठ इस वक्त पूरी तरह से लाल हो चुके थे, हल्के से सूज गए थे। तभी प्रथम ने प्राची के फेस को देखकर कहा, अगर आज के बाद ऐसा कोई मजाक किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो प्राची ने कहा, सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज अब तुम नाराज मत होना। तो प्रथम ने कहा, नहीं हूँ नाराज। तो प्राची ने कहा, तो अब मेरे ऊपर से हटो और जाओ हाथ मुंह धोकर आओ और खाना खा लो। प्राची की बात सुनकर प्रथम वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं अभी के रूम में कुछ अलग ही सीन था। मुक्ति बार बार काउच पर लेट रही थी और अभिक उसे उठाकर बेड पर लिटा रहा था। इस बार अभिक ने मुक्ति को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अभिक ने मुक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, अब अगर तुम यहाँ से उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम चाहती नहीं हो, तो चुपचाप लेटी रहो। तो मुक्ति ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं आपके यहाँ आपके साथ इस बेड पर नहीं सोऊंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। तो अभिक ने कहा, ओके फाइन, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो झुककर मुक्ति के होठों पर अपने होठ रख देता है। ये अभिक और मुक्ति की फर्स्ट किस थी। अभिक मुक्ति को किस कर रहा था, वहीं मुक्ति अभिक को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभिक को हिला तक नहीं पाई थी। थक हार मुक्ति अभिक को उसकी मनमानी करने देती है। अभी मुक्ति को किस करते हुए भागने लगता है। अब अभी मुक्ति के होठों से हटकर उसकी नेक पर किस कर रहा था और उसके हाथ मुक्ति के कमर को सहला रहे थे। धीरे धीरे मुक्ति
अभिक मुक्ति की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार मुक्ति पूरी ताकत से अभिक को खुद से दूर करती, जिससे अभिक मुक्ति के बगल में गिर जाता है। इस वक्त मुक्ति की सांसें काफी तेज चल रही थी। मुक्ति ने अभिक की तरफ देखकर अपनी नम आंखों से कहा, यही चाहते हैं आप, इसी वजह से आपने मुझसे शादी की है। आपको भी बस मेरा शरीर चाहिए ना। मुक्ति की बात सुनकर अभिक को गुस्सा आ जाता है। अभिक ने गुस्से में मुक्ति के ऊपर आकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे इसीलिए शादी की? अगर मुझे तुम्हारी बॉडी ही चाहिए होती न तो अब तक मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका होता और तुम मुझे रोक भी नहीं पाती, समझी तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो। अब अगर तुम यहाँ से उठी तो मैं फिर से वही करूँगा जो अभी किया था, समझी तुम? तो चुपचाप यहाँ से लेटी रहो। इतना बोलकर वो मुक्ति के ऊपर से उठ जाता है और जाकर बगल में लेट जाता है। अगली सुबह रुद्र अद्विका को लेकर हॉल में खड़ा हुआ था और अद्विका का मुंह फूला हुआ था। तभी प्रथम ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ अद्विक, यूं मुंह फुलाकर क्यों रखा है? तो अद्विका ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बहुत बुरे हैं भाई, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैंने इनसे कहा था कि मुझे थोड़ी देर और सोना है, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानने की बजाय क्या किया, मुझे वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में पटक दिया। ऐसा कौन करता है भला, बताइए? अद्विका की बात सुनकर प्रथम ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, रुद्र तुम अद्विका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रथम की बात सुनकर रुद्र उसे घुरकर देखता है तो प्रथम ने अपनी बात संभालते हुए कहा, मतलब? मेरा मतलब है उसे थोड़ी देर और सोने देते। तो रुद्र ने कहा, हमें हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए और अपॉइंटमेंट 1 घंटे की बाद की है, तो हम लेट हो जाते। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने अद्विका से कहा, हाँ अद्वि, रुद्र सही कह रहा है, तुम हॉस्पिटल से वापस आकर फिर सो जाना। रुद्र अद्विका को लेकर हॉस्पिटल के निकल जाता है। वहीं त्रिशा ने किसी को कॉल करके बता दिया था कि रुद्र इस वक्त हॉस्पिटल गया हुआ है। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रुद्र अद्विका को लेकर डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। डॉक्टर अद्विका को अपने साथ चेकअप के लिए ले जाती है और रुद्र वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर अद्विका को चेक करने के बाद रुद्र के पास पहुंच जाती है। रुद्र ने डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर सब ठीक तो है? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस्टर ओबरॉय, सब ठीक है। अब कुछ टेस्ट रिजल्ट आने बाकी है, जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बस आप इनका ख्याल रखिए, बच्चा नॉर्मल है। फिर रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, एंड आई होप कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। अगर ये बात बाहर गई तो आप इस हॉस्पिटल से और दुनिया दोनों से बाहर हो जाएगी। रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर ने डरते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर ओबरॉय, ये बात बाहर नहीं जाएगी। तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, गुड, और फिर वो अद्विका को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अद्विका तो रुद्र को घूर रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर को भी धमकी देकर आ गया था। अद्विका के ऐसे घूरने पर कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो अद्विका ने कहा, आपने उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी धमकी देकर आ गए। उस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा था? तो रुद्र ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, खासकर तुम्हें लेकर। अगर उसने किसी को बता दिया कि तुम मेरी वाइफ हो तो लोग मुझे कमजोर करने के लिए तुम्हारा फायदा उठाएंगे, और मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाना चाहता हूँ, समझी? रुद्र इस वक्त अकेला ही आया था, उसके बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं आए थे। रुद्र अद्विका को लेकर घर जा ही रहा था, तभी कुछ गाड़ियां उसका पीछा करने लगती है और ये बात रुद्र नोटिस कर लेता है। उसे अपने लिए कोई डर नहीं था, लेकिन अद्विका उसके साथ थी, इसीलिए उसे अद्विका के लिए डर था। रुद्र गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। जैसे ही वो स्पीड बढ़ाता है, वैसे ही पीछे वाली गाड़ियां भी अपनी स्पीड बढ़ा देती है। रुद्र को स्पीड में गाड़ी चलाते देखकर अद्विका ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी तेज गाड़ी क्यों भगा रहे हैं? धीरे चलिए ना, मुझे डर लग रहा है। वहीं रुद्र ने अपने आदमियों को मैसेज कर दिया था। एक सुनसान जगह पर आकर रुद्र एक झटके में गाड़ी रोक देता है, जिससे अद्विका का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बच जाता है। अद्विका ने रुद्र को देखते हुए कहा, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तो रुद्र ने अद्विका का फेस अपने हाथों में भरते हुए कहा, जान कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? तो अद्विका अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला देती है। फिर रुद्र अपनी गन लेकर गाड़ी से बाहर जाता है। गन देखकर अद्विका काफी डर जाती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेती है। अद्विका को इस वक्त काफी डर लग रहा था। वहीं रुद्र उन आदमियों के सामने खड़ा हुआ था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, जाओ साले को पकड़ कर ले आओ।
उसे जिंदा ले जाने का ऑर्डर मिला है हमें, वैसे भी इस वक्त वो अकेला है तो कुछ कर नहीं सकता। उन आदमियों को ये नहीं पता था कि रुद्र अकेला ही उन सब पर भारी है। वो लोग रुद्र की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो रुद्र के पास पहुंचते हैं तो रुद्र ने उन्हें देखते हुए कहा, किसने भेजा है तुम लोगों को? तो एक आदमी ने कहा, तू ये जानकर क्या करेगा, हम तुझे वहीं ले जा रहे हैं तो खुद देख लेना। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, अफसोस कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम में से कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा, तू अकेला हम 20 लोगों को मारेगा? तो रुद्र ने एटीट्यूड से कहा, कोई शक, और वो उन आदमियों को शूट कर देता है। जब बाकी के आदमी ये देखते हैं तो वो लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन रुद्र वहीं गाड़ी के बगल में खड़ा हो जाता है। वो भी उन्हें शूट करने लगता है। रुद्र का निशाना इतना पक्का था कि उसकी एक भी गोली खाली नहीं गई थी। देखते ही देखते उनके काफी आदमी मारे जा चुके थे। तभी रुद्र की गोलियां खत्म हो जाती है। तो वो वहीं एक लाश के पास पड़ी गन उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक गोली उसकी बाजू को छूकर निकल जाती है। वहीं गाड़ी में बैठी अद्विका की हालत खराब हो रही थी। उसे काफी डर लग रहा था। तभी कोई पीछे से आकर उन आदमियों को शूट कर देता है। वो कोई और नहीं, रुद्र के आदमी थे। अब उन गुंडों में सिर्फ 2 आदमी बचे थे। तो रुद्र के गार्ड जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं तो रुद्र भी उनके पास चला जाता है। वहीं जब थोड़ी देर तक गोलियों की आवाज नहीं आती है तो अद्विका भी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वहीं रुद्र उन आदमियों के सामने खड़ा था। रुद्र ने उन गुंडों को देखते हुए कहा, किसने भेजा है तुम्हें? बता दो तो जिंदा बच जाओगे, वरना तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो रुद्र ने उनमें से एक आदमी के पैर पर गोली चला देता है, जिससे उस आदमी की चीख निकल जाती है। अब रुद्र ने उस आदमी के पैर को अपने पैर से कुचलते हुए कहा, अब भी वक्त है, अपना मुंह खोल दो, वरना बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो उस आदमी ने कहा, मर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बताएंगे। तो रुद्र ने कहा, ओ तो तुम्हें मौत इतनी आसान लगती है, लेकिन अफसोस तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुम मौत की भीख मांगोगे लेकिन तुम्हें वो नसीब नहीं होगी। इस वक्त रुद्र काफी खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, फेस पर एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन थे। अद्विका ने रुद्र को ऐसे पहली बार देखा था तो वो उसे ऐसे देखकर काफी डर गई थी। तभी रुद्र ने अपने गार्ड को देखकर कहा, ले जाओ इन्हें और इतना टॉर्चर करो कि ये अपनी मौत की भीख मांगे, लेकिन इन्हें मौत नहीं आनी चाहिए, वरना लोगों को मौत आएगी। रुद्र का ऑर्डर सुनते ही गार्ड उन आदमियों को जल्दी से वहां से ले जाते हैं। तभी रुद्र की नजर अद्विका पर जाती है, जो इस वक्त गाड़ी के बाहर खड़ी थी। तो रुद्र अपने कदम अद्विका की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र को अपनी तरफ आते देखकर अद्विका डर जाती है और वो वहां से जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाती है। इस वक्त डर की वजह से अद्विका की हालत खराब थी। तभी रुद्र भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अद्विका की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रुद्र की तरफ देखे भी। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि गाड़ी से बाहर मत निकलना, फिर तुम बाहर क्या कर रही थी? तो अद्विका ने डरते हुए कहा, वो गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र एक नजर उसे देखता है। रुद्र के समझने में देर नहीं लगती कि अद्विका इस वक्त काफी डरी हुई है, तो वो उसे कुछ नहीं बोलता और गाड़ी ओबरॉय प्लेस की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही गाड़ी ओबरॉय प्लेस के बाहर रुकती है, अद्विका बिना एक पल गवाए गाड़ी से बाहर निकल जाती है और जल्दी से अंदर चली जाती है। रुद्र अद्विका की हरकत को देखता ही रह जाता है। वहीं अद्विका सीधे अपने रूम की तरफ जा रही थी। हॉल में बैठे प्रथम आदि ने उसे आवाज भी दी, लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। सीधा रूम में जाकर अंदर से डोर लॉक कर लेती है। वहीं अद्विका की हरकत पर सब लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अद्विका को हुआ क्या है। तभी प्रथम की नजर रुद्र पर जाती है, जो अंदर आ रहा था। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र, अद्विका को क्या हुआ? वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तभी प्रथम की नजर रुद्र की हालत पर जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और उसकी बाजू से खून निकल रहा था। तभी प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, रुद्र, ये क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? तो रुद्र ने कहा, हम पर अटैक हुआ था। रुद्र की बात सुनकर सब हैरान थे। तभी प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, किसने किया ये सब? और मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि गार्ड को साथ ले जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर कुछ हो जाता तो? मुझे पता है तुझे अपनी कोई पड़ी नहीं है, लेकिन अद्विका के बारे में तो सोचता। तभी प्रथम ने सोचते हुए कहा,
ओह! अब समझा अद्विका ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि वो बेचारी इस वक़्त डरी हुई है। रुद्र तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा यहाँ अभी दादू नहीं है, अगर उन्हें ये सब पता चला ना तो उन्हें कितनी टेंशन होगी। रुद्र बिना कोई जवाब दिए वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। रुद्र अपने रूम के बाहर पहुंचकर डोर नॉक करता है, लेकिन अद्विका दरवाजा नहीं खोलती। वो इस वक्त काफी डरी हुई थी, उसे रुद्र से भी डर लग रहा था। रुद्र ने एक डोर नॉक करते हुए डोर नॉक करता है। अब तक आदि प्रथम भी वहां आ चुके थे। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, पता नहीं वो डोर नहीं खोल रहे। तो प्रथम ने कहा, तेरे पास नहीं है क्या चाबी? तो रुद्र ने कहा, वो स्टडी रूम में होगी। तो आदि ने कहा, मैं लेकर आता हूँ, और आदि जल्दी से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। अब तक बाकी लोग भी वहां आ गए थे, सबको अद्विका की टेंशन हो रही थी। तभी आदि जल्दी से चाबी लेकर आ जाता है। तो रुद्र दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखता है, अद्विका रूम में नहीं थी। तो वो अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। तो रुद्र ने डोर नॉक करते हुए कहा, अद्विका दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। लेकिन अद्विका फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। तो रुद्र ने इस बार गुस्से में कहा, अद्विका मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी अद्विका धीरे से डोर खोल देती है और बाहर आ जाती है। अद्विका को देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, छोटी बच्ची हो क्या? कब से डोर नॉक कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? रुद्र के गुस्से से अद्विका और भी ज्यादा सहम जाती है। आज उसने पहली बार रुद्र का असली रूप देखा था, जो लोगों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वरना अद्विका रुद्र को एक केयरिंग आदमी समझती थी। रुद्र के ऐसे चिल्लाने पर प्रथम ने उसके पास आकर कहा, क्या कर रहा है? पहले ही वो इतनी डरी हुई है, ऊपर से तू उसे और डरा रहा है। तभी प्रथम ने अद्विका के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अद्वि क्या हुआ बच्चा, तू इतना डरी हुई क्यों है? तो अद्विका ने प्रथम को देखकर कहा, भाई ये बहुत बुरे हैं, इन्होंने सबको मार दिया। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने सबसे कहा, सब बाहर जाओ, मुझे अद्विका से बात करनी है। रुद्र की बात सुनकर सब बाहर जाने लगते हैं। तो अद्विका ने प्रथम का हाथ पकड़कर कहा, भाई मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे इनके साथ नहीं रहना प्लीज, ये मुझे भी मार देंगे। अद्विका की बात सुनकर रुद्र को अपने दिल में दर्द सा महसूस होता है और उसकी मुट्ठियां कस जाती है। आज उसकी जान ही उससे इतना डर रही थी कि उसे लग रहा था कि वो उसे जान से मार देगा। तभी प्रथम ने कहा, अद्वि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, रुद्र बस तुमसे बात करना चाहता है। और फिर प्रथम अद्विका से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। प्रथम भी चाहता था कि अद्विका रुद्र से बात करे ताकि उसका डर खत्म हो जाए। सबके जाने के बाद रुद्र जाकर दरवाजा लॉक करता है और अपने कदम अद्विका की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र को अपनी तरफ आते देखकर अद्विका डर से कांप रही थी। रुद्र अद्विका के पास जाकर प्यार से उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है और जाकर उसे बेड पर बिठा देता है। रुद्र ने अद्विका के फेस को अपने हाथों में भरते हुए कहा, जान तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, फिर भी तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तो अद्विका ने डरते हुए कहा, आपने उन लोगों को मार दिया? तो रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि वो हमें मारने आए थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद उनमें से कुछ को छोड़ देता, लेकिन तुम मेरे साथ थी और उन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचा था, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था? अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी जान से ज्यादा कीमती हो मेरे लिए, मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो अद्विका ने रोते हुए कहा, लेकिन मुझे डर लगता है, मैं उस वक्त आपको देखकर डर गई थी, आपने इतनी बुरी तरह उन लोगों को मारा था, मुझे खून खराबे से डर लगता है। तो रुद्र ने अद्विका को अपने गले लगाते हुए कहा, आगे से ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन ना आए। तभी अद्विका ने मासूमियत से कहा, और आप कभी मेरे सामने गुस्सा भी नहीं करेंगे? आपको पता है आज मैं आपके गुस्से को देखकर कितना डर गई थी। तो रुद्र ने प्यार से अद्विका के सिर को सहलाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने ऐसे कभी गुस्सा ना करूं। तभी रुद्र ने अद्विका को लिटाते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। तभी अद्विका की नजर रुद्र के बाजू पर जाती है। तो अद्विका ने रुद्र को रोकते हुए कहा, रुकिए, और फिर अद्विका बैठ जाती है। अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, अपनी शर्ट उतारिए। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो तुम्हें ये चाहिए, पहले बताना चाहिए, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? तो अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है,
मैं तो बस आपकी चोट पर दवाई लगाने के लिए बोल रही थी। तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, तुम रहने दो, आराम करो, मैं खुद कर लूँगा, कोई जिद नहीं। तो अद्विका चुपचाप लेट जाती है। रुद्र उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अब अद्विका नॉर्मल हो चुकी थी। रूम से बाहर निकलते ही रुद्र के एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो जाते हैं। वहीं जैसे ही रुद्र रूम से बाहर आता है तो प्रथम ने उसके सामने आकर कहा, रुद्र अब अद्वी कैसी है? तो रुद्र ने कहा, अब वो ठीक है। तभी आदि ने रुद्र की बाजू को देखते हुए कहा, भाई आपका खून बह रहा है, चलिए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। और फिर आदि रुद्र को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाकी सब भी रुद्र के पीछे चले जाते हैं। वहीं मुक्ति और प्राची अद्विका के पास चली जाती है। आदि रुद्र की चोट को साफ कर रहा था। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुझे पता है ना अद्विका इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसे इस सब से दूर रखना चाहिए। तूने देखा ना उसकी क्या हालत हो गई थी। तो रुद्र ने कहा, आई नो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उन लोगों को पता कैसे चला कि मैं बिना गार्ड्स के बाहर गया हूँ? घर वालों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी। फिर ये बात उन लोगों तक कैसे पहुंची? रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, तुझे क्या लगता है? तो रुद्र ने कहा, जरूर हमारे घर में से ही किसी ने उन्हें इन्फॉर्म किया है। तो सार्थक ने कहा, लेकिन किसने? रुद्र हमारे यहाँ से कोई ऐसा क्यों करेगा? तो रुद्र ने कहा, आई नो, घर से कोई नहीं करेगा, लेकिन घर में बाहर वाले भी तो है। मुझे किसी भी बाहर वाले पर भरोसा नहीं है। तो प्रथम ने कुछ सोचते हुए कहा, तो तेरे कहने का मतलब है कि? प्रथम इतना बोलकर चुप हो जाता है। तभी रुद्र ने कहा, हाँ, और गार्ड से कहो उन पर नजर रखे, इस बारे में दादू को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रथम ने कहा, डोंट वरी, हम संभाल लेंगे, और हाँ, अब तू भी ख्याल रखना, बिना गार्ड के कहीं मत जाना, हो सके तो अद्वी को सबसे दूर रख। तो रुद्र ने हाँ में सिर हिला देता है। तभी सार्थक ने कहा, रुद्र क्या आज हमें ऑफिस जाना चाहिए? क्योंकि घर में वो लोग हैं और अद्विका और बाकी सब अकेले हैं, कहीं उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो आदि ने कहा, तो आप लोग ऑफिस जाइए ना, मैं यहाँ भाभी के पास रुक जाता हूँ। तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं, कोई नहीं रुकेगा, सब ऑफिस चलेंगे। इतना बोलकर रुद्र वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं बाकी सब अपना सिर हिलाते हुए हॉल की तरफ चले जाते हैं। रुद्र रूम में पहुंचकर देखता है मुक्ति, प्राची और अद्विका तीनों बैठकर बातें कर रही थी। तो वो उन्हें देखकर क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से रेडी होकर बाहर निकल जाता है। अद्विका और बाकी वो दोनों तो बस उसे देखती ही रह गई। तभी प्राची ने अद्विका से कहा, अद्वी अब तू रेस्ट कर, हम बाद में बात करेंगे। तो अद्विका ने कहा, क्या यार, सबने एक ही रट लगा रखी है, रेस्ट करो। अरे यार, मैं बीमार नहीं हूँ जो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहूं। मैं भी तुम लोगों के साथ नीचे चलूंगी और मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अद्विका की बात सुनकर प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चल। फिर वो तीनों वहां से नीचे चली जाती है। वो लोग नीचे जाकर देखती है सब लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी रुद्र की नजर अद्विका पर जाती है। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करने के लिए बोला था ना। तो अद्विका ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वो मुझे रूम में बोर हो रहा था तो मैं यहाँ आ गई, सोचा थोड़ी देर पेंटिंग ही कर लूंगी, प्लीज गुस्सा मत करना। तो रुद्र ने आगे बढ़कर हल्के से अद्विका के होठों को छूते हुए कहा, ख्याल रखना अपना। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसे शर्म भी आ रही थी क्योंकि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी आदि ने कहा, क्या भाई आपको शर्म नहीं आती? मेरे जैसे बच्चे के सामने रोमांच करते हुए थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। रुद्र आदि की बात को इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी आदि ने कहा, हद है, अब तो इग्नोर भी करने लग गए हैं। वहीं बाकी सब भी मुस्कुराते हुए रुद्र के पीछे चले जाते हैं। वहीं अद्विका अभी भी ब्लश कर रही थी। तो प्राची ने अद्विका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई ब्लश कर रहा है? तो अद्विका ने कहा, नहीं तो प्राची ने अद्विका के फेस को देखकर कहा, अच्छा अब मुझसे झूठ बोलेगी। तो अद्विका ने प्राची से कहा, छोड़ ना ये सब। फिर अद्विका मुक्ति को देखकर बोली, चलो मुक्ति, मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाती हूँ। फिर वो मुक्ति को वहीं अपने सामने बैठा लेती है और एक सर्वेंट से बोलकर अपना पेंटिंग का सामान मंगा लेती है। फिर वो अपने काम में लग जाती है।
अद्विका मुक्ति का पोर्ट्रेट बना रही थी, तभी कृतिका भी वहां आ जाती है। कृतिका ने अद्विका को देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हें पेंटिंग करना आता है, क्यों ना तुम मेरा भी एक पोर्ट्रेट बना दो। तो अद्विका ने कहा, अभी मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी मैं खूबसूरत लोगों का पोर्ट्रेट बनाती हूँ। अद्विका की बात सुनकर वो बोली, वाट डिड यू से कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तो अद्विका ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अद्विका की बात सुनकर कृतिका पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं मुक्ति, प्राची और अद्विका खिलखिलाकर हंस देती है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी उल्टा लटका हुआ था और उसकी चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिससे उस आदमी के दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता था। तभी रुद्र और उसके साथ उसके दोस्त और आदि वहां पहुंच जाता है। इस वक्त उन पांचों के फेस के एक्सप्रेशन काफी डार्क थे। वहीं रुद्र की आंखों से गुस्से में आग उगल रही थी। तभी एक आदमी जल्दी से रुद्र के सामने एक चेयर रख देता है, तो रुद्र उस पर किसी राजा की तरफ बैठ जाता है। रुद्र अपने एक गार्ड की तरफ देखकर बोला, मुंह खोला इसने। तो उस गार्ड ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हमारे इतने टॉर्चर करने के बाद भी इसने मुंह नहीं खोला। तो रुद्र ने उस गार्ड से कहा, लगता है तुम अपनी ट्रेनिंग भूल गए हो, तभी तो एक आदमी से सच नहीं उगलवा पा रहे। मुझे नहीं पता, कल तक मुझे सब जानना है, तो कुछ भी करो इसका मुंह खुलवाओ, वरना तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उस गार्ड ने कहा, डोंट वरी सर, आपको कल तक सब पता चल जाएगा। तो रुद्र ने उस गार्ड को देखकर कहा, गुड। फिर रुद्र उस लटके हुए आदमी के पास जाकर उसके बाल पकड़ते हुए बोला, तुझे तो मैं वो मौत दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। तभी रुद्र ने गार्ड से कहा, पता करो इसकी फैमिली में कौन कौन है और सबको उठाकर यहाँ लेकर आओ। अपनी फैमिली की बात सुनकर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी फैमिली को इस शव में मत घसीटो। तो रुद्र ने गार्ड की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराकर कहा, इसकी कमजोरी मिल गई, आई होप अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उस गार्ड ने कहा, जी सर। तो रुद्र ने वहां से सबके साथ बाहर चला जाता है। वहीं वो आदमी बस चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शाम का वक्त था, सब लोग घर आ चुके थे, सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी सबकी नजर त्रिशा पर जाती है, जो इस वक्त बाहर से आ रही थी। तभी प्रथम आदि को कुछ इशारा करता है, तो आदि हाँ में सिर हिला देता है। फिर आदि ने मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखकर कहा, हे त्रिशा, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो। तो त्रिशा ने आदि से कहा, वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। तो आदि ने कहा, तुम्हारी इंडिया में दोस्त भी है, तुम इससे पहले कभी इंडिया आई नहीं हो, तो तुम्हारे दोस्त यहाँ कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। तो त्रिशा ने कहा, वो मेरी फेसबुक फ्रेंड है, हम काफ़ी टाइम से टच में है, जब मैं यहाँ आई तो सोचा उससे मिल लूँ, क्या अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हो तो मैं जा सकती हूँ। तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, या श्योर, और त्रिशा वहां से चली जाती है। त्रिशा के जाने के बाद प्राची ने आदि से कहा, आदि कहीं तुम्हारे और उसके बीच कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते। प्राची की बात सुनकर आदि ने जल्दी से कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आप प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। तो प्राची ने कहा, मैं कहाँ सोच रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ, तुम जिस तरह से त्रिशा से सवाल पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। प्राची के सवाल सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। तभी आदि ने प्रथम को देखकर कहा, आप क्यों हंस रहे हैं, मुझे फंसाकर ज्यादा हंसी आ रही है। सब समझता हूँ, मेरे बहाने आप त्रिशा से उसके बारे में जानना चाहते थे, खुद की हिम्मत नहीं हुई भाभी के सामने पूछने की, तो मुझे बलि का बकरा बना दिया। अब आदि ने प्रथम को फंसा दिया था। वहीं आदि की बात सुनकर प्राची प्रथम को घूर रही थी। तभी प्रथम ने आदि से कहा, तू मुझे क्यों फंसा रहा है, मैंने क्या किया है, जो किया है रुद्र ने किया है, उसी से पूछ, लगता है उसे भी अभी भी त्रिशा में इंटरेस्ट है, शादी जो होने वाली थी ना, अभी तक नहीं भुला पाया उसे। प्रथम की बात सुनकर अद्विका ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं भाई, क्या सच में इनकी शादी उस छछूंदर जैसी शक्ल वाली से होने वाली थी। तो प्रथम हाँ में सिर हिला देता है। तभी प्रथम फिर से बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो दादू से पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे। प्रथम ने बाहर से आते हुए दादाजी की तरफ देखकर कहा। तो अद्विका ने प्रथम से कहा, नहीं भाई,
मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। और वो एक नज़र रुद्र को देखकर अपना मुँह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं प्राची भी प्रथम को घूरकर चली जाती है। तभी दादाजी ने वहाँ आकर कहा, क्या बात है, तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, जाकर सो जाओ। तभी आदि ने कहा, दादू हम भी तो आपसे ये बोल सकते हैं ना कि आप इतनी रात को पार्टी से आ रहे हैं, ये कोई आने का टाइम है? तो दादाजी ने कहा, बरखुरदार जाना ज़रूरी था इसलिए गए थे। वहाँ दोस्त मिल गए तो टाइम का पता नहीं चला, अब सोने ही जा रहे हैं। तुम लोग भी सो जाओ। दादाजी की बात मानकर सब लोग अपने-अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जब रुद्र रूम में पहुँचता है तो देखता है अद्विका बेड पर बैठी उसे ही घूर रही थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो अद्विका ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी उस छछूंदर जैसी शक्ल वाली गर्लफ्रेंड के पास। तो रुद्र ने अद्विका के पास बैठकर कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी? तो अद्विका ने कहा, तो आप उससे शादी क्यों करने वाले थे? तो रुद्र ने कहा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। दादू मेरी उससे शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही तुम मेरी लाइफ में आ गई और पता नहीं कब कब तुम मेरी लाइफ बन गई। तो अद्विका ने कहा, तो क्या दादू मुझसे नाराज है क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी और आपने मुझसे शादी कर ली? तो रुद्र ने कहा, नहीं, कोई तुमसे नाराज नहीं है। अब बाकी सब के बारे में छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। चलो हम दोनों एक दूसरे पर ध्यान देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना बोलकर रुद्र अद्विका के करीब बढ़ने लगता है। तो अद्विका ने उसे रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भूल गए हैं कि बेबी आने वाला है। अगर इस सब से बेबी हर्ट हो गया तो? रुद्र ने अद्विका के करीब आकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बेबी कुछ चाहता है कि पापा मम्मा को प्यार करे। इतना बोलकर रुद्र अद्विका के होठों पर झुक जाता है और उसे किस करने लगता है। अद्विका ने रुद्र को रोका नहीं था, बस उसकी किस को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। वहीं रुद्र के हाथ अद्विका की पूरी बॉडी को सहला रहे थे। धीरे धीरे अद्विका की सांसें तेज हो रही थी। अब रुद्र के होठ फिसलते हुए अद्विका की गर्दन पर आ गए थे। रुद्र अब पूरी तरह से भाग चुका था। अब उसके हाथ अद्विका की टी शर्ट में थे। धीरे धीरे उसने अद्विका की टी शर्ट उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। फिर कुछ ही देर में दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से अलग हो चुके थे और दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। वहीं प्रथम के रूप में अलग ही बवाल मचा हुआ था। प्राची ने प्रथम के ऊपर पिलो फेंकते हुए कहा, तुम कभी सुधर नहीं सकते। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। वैसे मुझे नहीं समझ आ रहा तुमने आदि से क्यों कहा, खुद भी तो पूछ सकते थे। तो प्रथम ने कहा, प्राची तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राची ने एक और पिलो फेंकते हुए कहा, ओ रियली, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ही उसकी सबसे ज्यादा फिक्र है। तो प्रथम ने जल्दी से प्राची के पास आकर उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्राची ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो प्राची ने प्रथम के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे और अपनी त्रिशा के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? प्रथम प्राची को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो प्रथम बिना वक्त हुए प्राची के फड़फड़ाते हुए होठों को अपने मुंह में ले लेता है। प्रथम के ऐसा करने पर प्राची एकदम से शांत हो जाती है। ना ही उसने कुछ बोला और ना ही कोई रिएक्ट किया। वहीं प्रथम प्राची को किस किए जा रहा था। प्रथम की इस धीरे धीरे पेशेंट होती जा रही थी। अब प्राची भी खुद पर से कंट्रोल खो रही थी। वो भी प्रथम की किस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। प्राची को साथ देते देख प्रथम काफी खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी पेशेंटली किस किए जा रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब प्राची की सांसें उखड़ने लगती है, तब जाकर प्रथम उसके होठों को छोड़ता है, उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। धीरे धीरे प्रथम के हाथ भी प्राची की बॉडी पर चलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी प्रथम का फोन रिंग करता है। फोन की आवाज सुनकर दोनों अपने होश में आ जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रथम अपने फोन को देखता है तो उस पर मेघना का नाम फ्लैश हो रहा था। प्रथम को मेघना पर गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके फोन उठाकर बालकनी में चला जाता है। वहीं प्राची वॉशरूम में चली जाती है। प्राची वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करती है। फिर प्राची ने खुद को मिरर में देखा तो इस वक्त उसका फेस गुलाबी था। प्राची ने खुद को देखकर कहा, ये क्या हो रहा था मुझे?
प्रथम के करीब आने पर मैं पिघल सी जाती हूँ। उसके साथ एक सुकून सा मिल जाता है। दिल करता है उसकी बाहों में इसी तरह जिंदगी भर रहूं। फिर प्राची ने खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब आई एम इन लव, मुझे उस छिछोरे से प्यार हो गया है। वहीं प्रथम मेघना से बात करके रूम में आता है तो देखता है प्राची अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई। तो प्रथम ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, प्राची क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तभी प्राची दरवाजा खोल देती है। तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं उस वक्त बहक गया था। तो प्राची ने बेड की तरफ जाते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, तुम नाराज नहीं हो मुझसे? तो प्राची ने लेटते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तो प्रथम ने प्राची के पास जाकर कहा, प्राची तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हो, वरना तो तुम अभी तक मेरा सिर फोड़ देती। तो प्राची ने कहा, तुम्हें अपना सिर फुड़वाना है? तो प्रथम ने कहा, नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? तो प्राची ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें खुजली हो रही है, तभी तो तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछ रहे हो। तो प्रथम ने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो प्राची ने प्रथम की तरफ घूमकर कहा, प्रथम, तुम भी तो यही चाहते थे ना कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े? मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। प्राची की बात सुनकर प्रथम के फेस पर स्माइल आ जाती है। तो प्रथम ने प्राची के और करीब आकर कहा, तो क्या हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं? तो प्राची ने प्रथम को दूर करते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, मुझे इस सब के लिए वक्त चाहिए। वैसे भी अभी हम ऐसा कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते, तो अपने आप को कंट्रोल रखो। तो प्रथम ने कहा, क्यों, हम अभी क्यों नहीं कर सकते? तो प्राची ने कहा, अभी पॉसिबल नहीं है। तो प्रथम ने कहा, लेकिन क्यों? तो प्राची ने चिढ़ते हुए कहा, आई एम ऑन माई पीरियड। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राची, जब तुम रेडी होगी तभी हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम की बात सुनकर प्राची मुस्कुरा देती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।